Hey, hi everyone, welcome back to my YouTube channel, Becoming Proactive with Soumya Agarwal. I hope that you all are doing absolutely amazing. So, ICI has recently come up with a notification about all the details of self paced module examinations. So, let's start with the preparation of the same. And in my YouTube channel, with the help of my YouTube channel, I'm going to help you to prepare the set A that is related to corporate law and economic law. The language which I am going to use will be a mix of Hindi and English so that the students from pan India can get benefited. Means I'll use maximum of English and Hindi भी I'll use so that सभी students को comfortably समझ में आए चीजें. ठीक है. Also मैं खुद एक student हूँ, so I'm preparing this for my examinations, and in the same way like I explain anything to my friend, उसी तरह से I'm going to explain each and everything to you. So please pardon me if there is any point which is not clear to you, so that I can explain you in the next video. जो आज का topic रहेगा, the portion which I am going to cover in this video will basically cover the portion of National Company Law Tribunal and National Company Law Appellate Tribunal. अब एक चीज जो मैं आपको शॉर्ट में अभी क्लियर कर दूं, यहाँ पर हम इन दोनों ही जो पार्टीज हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं. एंड यहाँ पर हम एनसीएलटी को ट्राइब्यूनल के नाम से चैप्टर में जगह जगह लिखा हुआ है एंड एपेलेट ट्राइब्यूनल लिखा हुआ है, और जिसको मैं यहाँ पर रेफर करने वाली हूँ एज एनसीएलटी, दैट मीन्स योर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल. आई गेस इट इज ट्राइब्यूनल ओनली, कुछ लोग और कुछ प्रोनाउंस करते होंगे. आई एम गोइंग टू प्रोनाउंस इट एज ट्राइब्यूनल. तो प्लीज अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन में इशू हो तो लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग, बट आई गेस इट इज ट्राइब्यूनल ओनली. ठीक है. वेल एनीवेज, in this chapter, while explaining, I'm going to use the terms NCLT and NCLT. मैं बार बार ट्राइब्यूनल या नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल या नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल नहीं बोलूंगी. तो जब भी मैं एनसीएलटी बोलूँ समझ जाना मैं ट्राइब्यूनल की बात कर रही हूँ, और जब मैं एनसीएलटी बोलूंगी आप समझ जाइएगा मैं एपेलेट ट्राइब्यूनल की बात कर रही हूँ. ये एडजुडिकेशन और स्पेशल कोर्ट्स का जो पोर्शन है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक फ्रेमवर्क आपको देना चाहूंगी सो दैट आपको समझ आए दैट हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन दिस चैप्टर. तो होता क्या है ना, यू ऑल मस्ट हैव सीन अ कोर्ट इन द मूवीज और इन एनी सीरियल और इन एनी वेब सीरीज, और हो सकता है किसी ने रियल में भी देखा हो. एनीवेज, सो बेसिकली कोर्ट की तरह ही एक ट्राइब्यूनल भी होता है. ठीक है. तो इट इज अ बॉडी सिमिलर टू अ कोर्ट, नॉट एग्जैक्टली अ कोर्ट, बट यहाँ पर भी क्या होता है ना, यहाँ पर भी देयर आर टू ऑपोजिंग पार्टीज, एंड दोनों ही पार्टीज को सुन करके वो ट्राइब्यूनल जो है वो एक डिसीजन देता है. ठीक है. तो यहाँ पर हमारी जो पहली पार्टी होती है वो होती है हमारी एनसीएलटी. उसके बाद में क्या होता है ना, हो सकता है कि दोनों में से एक, या फिर हो सकता है दोनों की दोनों ही एनसीएलटी की जो डिसीजन है उससे सेटिस्फाई ना हो. देयर माइट बी सम केसेस वेयर बोथ और ईदर ऑफ द पार्टीज आर नॉट satisfied with the decision of NCLT. So what to do? So they can go to the appeal, and they can appeal against the डिसीजन ऑफ एनसीएलटी टू एनसीएलटी. वो क्या कर सकती है, अपील फाइल कर सकती है एनसीएलटी के पास में. ठीक है. अब उसके बाद में हो सकता है कि एनसीएलटी के डिसीजन से भी सेटिस्फाई ना हो. देयर माइट बी केस दैट both or either of the party is not satisfied with the decision of NCLT also. So now what to do? So here the law has provided that अगर the situation is of a question of law, ओनली इन दैट केस आप जो हो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो. एंड इसके अलावा क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात अगर नहीं है तो यू कैन नॉट गो विद द सुप्रीम कोर्ट. अभी हम डिटेल में वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल. एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर आई विल रिक्वेस्ट यू टू कीप अ पेंसिल एंड अ हाइलाइटर विद यू, क्योंकि द स्टडी मटेरियल इज वेरी बल्कि. छोटा सा चैप्टर है, 34 पेजेस में है, एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हर एक चीज को याद कर सको. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप मार्किंग. तो मैं आप लोग को सब मार्क कराऊंगी कि इस चैप्टर में एक्चुअली क्या क्या पॉइंट्स है रिमेंबर करने के, बिकॉज मैंने ये जो कोर्स है ना, मेरे को अटेम्प्ट्स लग चुके हैं. सो मैंने लॉ का कोर्स और एससीएमपी का कोर्स आई हैव स्टडीड एवरीथिंग इन डिटेल. सो आई नो कि किस चैप्टर में क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या बातें हैं, and with that knowledge only I am going to explain you the chapter. ठीक है. So please keep a pencil with you and I am going to help you mark the important pointers.
सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट मीन्स योर डेफिनेशंस। इसमें हम लोग कुछ जनरल डेफिनेशंस की बात करेंगे। दीज आर नॉट वेरी रेलेवेंट, केवल टर्मिनोलॉजीज पर्पस के लिए हैं। नाउ हु इज अ चेयरपर्सन? तो चेयरपर्सन का मतलब है वो चेयरपर्सन जो कि एक एपेलेट ट्राइब्यूनल यानी कि एनसीएलटी का चेयरपर्सन है, उसको यहाँ चेयरपर्सन बोला है। देन जुडिशियल मेंबर कौन होता है? जुडिशियल मेंबर होता है कोई भी मेंबर एनसीएलटी का या एनसीएलटी का हु इज अपॉइंटेड एज अ मेंबर, या और इसमें जो है प्रेसिडेंट एंड चेयरपर्सन भी इंक्लूडेड होता है। देन इन द डेफिनेशन ऑफ मेंबर, यहाँ पर चाहे वो जुडिशियल मेंबर हो चाहे टेक्निकल मेंबर हो, दोनों को ही हम मेंबर्स बोलते हैं। एंड दिस मेंबर टर्मिनोलॉजी इंक्लूड्स प्रेसिडेंट या फिर चेयरपर्सन। प्रेसिडेंट कौन होता है? जो प्रेसिडेंट होता है ट्राइब्यूनल का यानी कि एनसीएलटी का, और चेयरपर्सन कौन होता है? एनसीएलटी का। ठीक है। उसके बाद में टेक्निकल मेंबर कौन होता है? टेक्निकल मेंबर होता है मेंबर ऑफ द ट्राइब्यूनल और एपेलेट ट्राइब्यूनल अपॉइंटेड एज सच। यहाँ पर जो बात आपने अभी नोटिस की हो वो ये की होगी कि जो प्रेसिडेंट है और जो चेयरपर्सन है वो कौन है? वो एक जुडिशियल मेंबर है, वो एक टेक्निकल मेंबर नहीं है। लेकिन जो ट्राइब्यूनल और एपेलेट ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल के मेंबर्स हैं, दे आर बोथ जुडिशियल मेंबर एज वेल एज टेक्निकल मेंबर। तो डेफिनेशन वाली पोर्शन में यू जस्ट नीड टू have a glimpse of this particular box and you do not need to refer anything else. Started हो गया ये? Now let's move on to the other section, that is your section number 420. अब सेक्शन नंबर 420 बात करता है ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल यानी कि ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। ठीक है। अब क्या होता है ना, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। नाउ व्हाट इज गिवन इन दिस पॉइंटर इज दैट जो ट्राइब्यूनल है ना वो दोनों ही पार्टीज को सुनता है। जो भी पार्टीज आती हैं ट्राइब्यूनल के पास में कि ट्राइब्यूनल ट्राइब्यूनल आप प्लीज हमारे जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर दो, तो जो ट्राइब्यूनल है वो क्या करता है, आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू एनी प्रोसीडिंग बिफोर इट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वो उन दोनों को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देता है, उन दोनों की बात सुनता है। एंड आफ्टर लिसनिंग टू बोथ द पार्टीज, यहाँ पर जो है वो ऑर्डर्स पास करता है जो भी उसको ठीक लगता है एज इट थिंक्स फिट। ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट जो इसमें यहाँ पर गिवन है। अब उसके बाद में अमेंडमेंट एंड ऑर्डर क्या है? अब जैसे दोनों ही पार्टीज को ट्राइब्यूनल ने सुना और एक ऑर्डर पास कर दिया, अब क्या इस ऑर्डर में कोई अमेंडमेंट कोई चेंजेस हम कर सकते हैं? तो यहाँ पर ना लॉ ने दिया हुआ है कि आप किसी भी टाइम एट एनी टाइम विद इन 2 years, 2 साल के अंदर अंदर किसी भी टाइम आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर आप यहाँ पर मिस्टेक को विद व्यू टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक और अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, अगर आपको लग रहा है कि रिकॉर्ड में कोई मिस्टेक है, देयर इज अ मिस्टेक इन द रिकॉर्ड एंड विद बिकॉज ऑफ दैट मिस्टेक यू हैव टू अमेंड द ऑर्डर, तो आप ऐसा कर सकते हो। ट्राइब्यूनल को ये बोला गया है कि आप ऐसा कर सकते हो, आप अपना डिसीजन आप अपना ऑर्डर जो है वो अमेंड कर सकते हो, बट ओनली 2 years का यहाँ टाइम है। एंड आप जो हो ये अमेंडमेंट यहाँ कर सकते हो अगर कोई मिस्टेक आपके नोटिस में आती है तो बाय द पार्टीज, मतलब पार्टीज आपको बताती हैं कि ट्राइब्यूनल यहाँ पर ये रिकॉर्ड में ये मिस्टेक थी, इस वजह से यू हैव टू अमेंड योर ऑर्डर, तो ट्राइब्यूनल अपना ऑर्डर जो है वो अमेंड कर सकता है, लेकिन 2 साल का ही लिमिट है। अब ये ट्राइब्यूनल अपना ऑर्डर अमेंड कम नहीं कर सकता, तो ऑर्डर अपना अमेंड तब नहीं कर सकता अगर जो पार्टीज है ना वो अपील में चली गई है, मतलब वो एनसीएलटी के पास अगर चली गई है ना, तो यहाँ पर कोई भी अमेंडमेंट नहीं होगा। तो ये पॉइंट आप प्लीज बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट कर लो और ये सब चीजें मार्क कर लो कि यहाँ पर जो है अमेंडमेंट हो सकता है 2 साल के अंदर अंदर किसी भी टाइम पे, बट जो है अगर अपील में चले गए तो फिर कोई अमेंडमेंट नहीं होगा। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में ये होगा कि जो ट्राइब्यूनल है ना वो जो भी ऑर्डर का कॉपी है वो दोनों ही पार्टीज को भेज देगा, जो जो पार्टीज उसके पास आएंगी उन उनको वो उनको वो भेज देगा। सॉरी, उनको वो ऑर्डर की कॉपी जो है वो भेज देगा। उसके बाद में एग्जाम्पल जो है वो आप एक बार रीड कर लेना। इस एग्जाम्पल में वही सारी बातें जो मैंने बताई हैं, इट इज नॉट दैट रेलिवेंट, आपको बस जो जो अभी बताया है ना वो आपको पता लग जाएगा। और उसका कंक्लूजन मैं बता देती हूँ। इन दिस एग्जाम्पल द कंक्लूजन इज दैट कि यहाँ पर ये जो है ना ये अपील में चले गए थे, इस वजह से यहाँ पर इनका जो ऑर्डर है वो अमेंड नहीं हो पाएगा, बट इसको रीड कर लेना। हाँ, ओके। उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि सेक्शन नंबर है 421, अपील टू एपेलेट ट्राइब्यूनल यानी कि एनसीएलटी। अब अगर आप अग्रीव्ड हो बाय द डिसीजंस ऑफ एनसीएलटी तो आप किसके पास जाओगे? एनसीएलटी के पास जाओगे, राइट? तो जो भी पर्सन अग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल वो एक अपील फाइल कर सकता है टू द एपेलेट ट्राइब्यूनल। अब यहाँ पर जो है अगेन एक पॉइंट है टू रिमेम्बर, एंड दैट इज व्हाट, when order made by consent of parties, no appeal shall lie to the appellate tribunal from an order made by tribunal with the consent of parties। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है एक एग्जाम्पल से हम डिस्कस करते हैं।
जैसे कि यहाँ पर एक पार्टी है, पार्टी नंबर ए, एक अदर पार्टी है, पार्टी नंबर बी, और ये है आपका ट्राइब्यूनल। ठीक है। अब क्या हुआ ना, ट्राइब्यूनल ने बोला कि ये जो डिसीजन है ना हम ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो ए ने भी बोल दिया हाँ ठीक है ऐसा कर ले रहे हैं, और बी ने भी बोल दिया हाँ ठीक है हम ऐसा कर ले रहे हैं। दोनों ही पार्टीज ने कॉन्सेंट दे दी, दोनों ही पार्टीज अग्री थे उस बात के लिए। अब उसके बाद में जब ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया, तो ये लोग पहुंच गए एनसीएलटी के पास में और अपील फाइल करने के लिए पहुंच गए कि हम तो जो है ना अग्रीव्ड है एनसीएलटी के पास में। तो अगर कुछ भी ऐसा है जहां दोनों ही पार्टीज ने कंसेंट दी रखी है ना, तो फिर जो है कोई भी अपील फाइल नहीं हो पाएगी। अपील आप तभी फाइल कर सकते हो, आप किसी की शिकायत तभी करोगे ना अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है। अगर उसने सब कुछ आपकी मर्जी से किया है तो आप किस बेसिस पे शिकायत करोगे। तो वही चीज यहाँ पर है, अगर आप अग्रीव्ड हो कि जैसे हो सकता है एनसीएलटी ने आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी, आपकी बात नहीं सुनी, तो आप जा सकते हो एनसीएलटी के पास में, लेकिन आप ऐसे ही आपकी कॉन्सेंट से सब कुछ हुआ है तब आप नहीं जाओगे। ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि व्हाट इज द पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ अपील। आप अपील कब फाइल करोगे, तो यहाँ पर जो है एवरी अपील, जो अपील है यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लेना जो जो मैं बोलूँ। तो आपको यहाँ अंडरलाइन करना है यहाँ पे अपील टू 80 अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट में आप कब जो अपील फाइल कर सकते हो, आपको जो है टाइम दिया जाता है 45 डेज का, फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल इज मेड अवेलेबल टू द पर्सन अग्रीड एंड शेल बी इन सच फॉर्म एंड अकम्पनीड बाय सच फीस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आप 45 दिन के अंदर अंदर, 45 डेज के अंदर अंदर, जब आपको एनसीएलटी का ऑर्डर मिला है तो आप जा सकते हो किसके पास में, एनसीएलटी के पास में, और इनके अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो एनसीएलटी के पास में। और उसके लिए यू हैव टू फिल अ फॉर्म एंड यू आल्सो हैव टू डिपॉजिट अ प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ फीस। ठीक है। नाउ यहाँ पर जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि 45 डेज में नहीं जा पाए तो व्हाट इफ एनसीएलटी के अगेंस्ट में जो पर्सन अग्रीव थे दे कुड नॉट गो विद इन 45 डेज। तो यहाँ पर जो है पॉइंट ये दिया हुआ है कि अगर कुछ भी ऐसा रीजन है जो कि बहुत ज्यादा वैलिड है, एंड जो एपेलेट ट्राइब्यूनल है यानी कि एनसीएलटी जो है, इफ इट इज सैटिस्फाइड कि जो एपेलेंट था ही वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज, सफिशिएंट कॉज ऐसा था, कुछ ऐसा वैलिड रीजन था जिसकी वजह से ना एनसीएलटी के पास में वो पर्सन अग्रीव्ड नहीं जा पाया 45 दिन के अंदर अंदर, तो उस केस में एनसीएलटी को, अगर एनसीएलटी को ऐसा लगता है ओनली तब, हाँ, उस केस में एनसीएलटी बोलेगा चलो कोई बात नहीं, हम आपको 45 डेज और का टाइम दे दे रहे हैं। मतलब कि 45 डेज में नहीं आ पाए कोई बात नहीं, बट आपका रीजन ही इतना वैलिड है ना, इस वजह से यहाँ पर इनको 45 डेज का एक्सटेंशन मिल जाता है, मतलब टोटल 90 डेज के अंदर अंदर फिर ये जा सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो वही चीज यहाँ दे रखी है, बट अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर यहाँ कोई कॉन्डोनेशन ऑफ डिले नहीं होता है। इस टर्म को बोलते हैं हम, एक्सटेंशन को बोलते हैं हम कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। ठीक है। कि देरी हो गई कोई बात नहीं है, आपका रीजन ही इतना वैलिड था तो हम मान ले रहे हैं। अब उसके बाद में क्या होता है, जब वो एपेलेट ट्राइब्यूनल भी दोनों पार्टीज को सुन लेता है तो फिर वो एक ऑर्डर पास कर देता है, एंड जब वो ऑर्डर पास कर देता है उसकी कॉपी दोनों ही पार्टीज को भेज दिया जाता है। एंड साथ में यहाँ पे ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट में भी तो आया है ना ऑर्डर अपील का, तो इस वजह से ट्राइब्यूनल को भी जो है यहाँ पर ऑर्डर भेज दिया जाता है। अब उसके बाद में आता है सेक्शन नंबर 422, जो कि बात करता है एक्सपीडिशियस डिस्पोजल बाय ट्राइब्यूनल एंड एपेलेट ट्राइब्यूनल। अब इसका क्या मतलब है एक्सपीडिशियस डिस्पोजल, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी पिटीशन या जो भी एप्लीकेशन एनसीएलटी या एनसीएलटी के पास में गई है ना, वो इन लोगों को जितना जल्दी हो सके, जितना एक्सपीडिशियसली हो सके, उतना एक्सपीडिशियसली इनको खत्म करना चाहिए, डिस्पोज कर देना चाहिए, डिसीजन दे देना चाहिए। ठीक है। एंड एवरी endeavor shall be made by the NCLT or NCLT for the disposal of such application that is made within 3 months from the date of its presentation before the NCLT or NCLT। तो जिस डेट को जो पार्टीज है वो प्रेजेंट हो रही है ना एनसीएलटी एनसीएलटी के आगे, उसके 3 महीने के अंदर अंदर जितना जल्दी हो सके इनको डिसीजन अपना दे देना चाहिए। अब यहाँ पर इसके लिए भी ना एक टाइम लिमिट इन्होंने दी है कि 3 मंथ्स मैक्सिमम आपको अपना डिसीजन दे देना है, और इसमें भी 3 मंथ भी जरूरी नहीं है, जितना जल्दी हो उतना जल्दी दे दो। और यहाँ पर भी ना एक कोऑर्डिनेशन ऑफ डिले है कि इफ द एप्लीकेशन और द पिटीशन और अपील इज नॉट डिस्पोज्ड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब कि 3 मंथ्स, सो आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रीजंस सो रिकॉर्डेड एक्सटेंड द पीरियड, द रिकॉर्ड बाय सच पीरियड व्हिच नॉट एक्सीड 90 डेज। तो यहाँ पर जो है ना
यहाँ पर इन्होंने एक चीज दी है कि जो प्रेसिडेंट है और जो चेयरपर्सन है वो क्या करेगा ना, मतलब प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ एनसीएलटी और चेयरपर्सन इन द केस ऑफ एनसीएलएटी, तो वो क्या करेगा ना, अगर इन लोग को ऐसा लगता है कि यहाँ पर मतलब ये 3 मंथ्स के अंदर अंदर एनसीएलटी या एनसीएलटी अपना डिसीजन नहीं कर पाए, तो फिर ये क्या कर सकते हैं, पहले तो उनसे रीजंस पूछेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं दे पाए डिसीजन टाइमली। तो फिर वो लोग प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन जो है, अगर ट्राइब्यूनल होगा तो प्रेसिडेंट पूछेगा और एनसीएलटी से चेयरपर्सन पूछेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम थी जो आप नहीं दे पाए डिसीजन, तो फिर इनके रीजंस को रिकॉर्ड किया जाएगा एंड ये जो पीरियड है 3 मंथ्स के बाद में भी 90 डेज का यहाँ पर एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने दो लिमिट्स पढ़ी हैं। पहला जो था वो ये था कि एनसीएलटी को अगर अपील फाइल करनी है एनसीएलटी के पास में तो वो 45 डेज के अंदर अंदर जाएगा, सफिशिएंट कॉज होगा तो 45 डेज का कॉन्डोनेशन मिल जाएगा। फिर हम बात कर रहे थे डिसीजन मेकिंग की, तो डिसीजन मेकिंग की हम बात कर रहे थे फॉर द ट्राइब्यूनल एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल, तो वहां पर 3 मंथ्स था और यहाँ पर इनको 90 डेज का एक्सटेंशन मिल गया था, राइट। अब उसके बाद में हम जो है थर्ड सेक्शन डिस्कस करेंगे जिसमें एक और कॉर्डिनेशन होगा और यहाँ पर बस फिर 3 ही होंगे। तो ये जो बात हो रही है ये बात हो रही है अगर आप एनसीएलएटी के डिसीजन से भी अग्रीव हो तब आप क्या करोगे। सो इफ यू आर अग्रीव्ड विद द डिसीजन ऑफ एनसीएलटी तो फिर आप चले जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास में। बट ये आप सिर्फ अग्रीव्ड की वजह से नहीं जा सकते हो, यहाँ पर जो है यहाँ पर केवल एक रीजन होना चाहिए, दैट इज ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ जो उस ऑर्डर की वजह से हो रहा है। अगर ये रीजन है आप तभी जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास में एनसीएलटी के अगेंस्ट में, ऐसे एवे डिसीजन के लिए यू कैन नॉट गो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टाइम लिमिट क्या है, 60 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डिसीजन ऑफ एनसीएलटी। और अगर जो है 60 डेज के अंदर अंदर आप नहीं जा पाए तो यहाँ पर अगेन वही चीज है कि अगर आप प्रिवेंटेड थे बाय सफिशिएंट कॉज और सुप्रीम कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड है कि हाँ कोई ऐसा रीजन ही था जिसकी वजह से आप जो है हमारे पास नहीं आ पाए होगे, तो जो भी पर्सन अग्रीव्ड है ना एनसीएलटी के ऑर्डर से उनको यहाँ पर और 60 डेज का टाइम जो है वो मिल जाता है और वो जो है फिर सुप्रीम कोर्ट के पास में जा सकते हैं 120 दिन में एक तरह से। और फिर वहां पर जो भी उनका डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट ले लेता है। अब सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजन से एग्रीड हो तो फिर आप कहीं नहीं जा सकते हो, वो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एनसीएलटी, एनसीएलटी और सुप्रीम कोर्ट। तो एक तरह से एक बार अगर हम रिकैप करें जो भी अभी तक हमने पढ़ा तो क्या क्या पढ़ा। सबसे पहली पार्टी होती है एनसीएलटी। एनसीएलटी के डिसीजन से अगर आप अग्रीव्ड हो तो 45 डेज के अंदर अंदर आपको एनसीएलटी के पास में जाना होता है और आपको 45 डेज का टाइम और मिल जाएगा if you are prevented by sufficient cause। एनसीएलटी में एक पॉइंट और था कि अमेंडमेंट वो 2 साल में कर सकते हैं अपने ऑर्डर को, लेकिन अगर वहां पर जो है अपील के लिए आप चले गए हो तो फिर वो अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में जो है हमने बात करी थी एनसीएलटी और एनसीएलटी के डिसीजंस के बारे में, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इनको 3 मंथ्स के अंदर अंदर एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल डिसीजंस लेने होंगे। एंड अगर यहाँ पर जो है इन्होंने डिले करा उस केस में प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन विल कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड वो ये देखेंगे कि क्या रीजन है उनको रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में और 90 डेज का एक्सटेंशन और दे देंगे। फिर उसके बाद में हम वापस से आ गए थे अग्रीव्ड वाले लोगों पे ही, और उसमें यह था कि एनसीएलटी के डिसीजन से भी अगर कोई पर्सन अग्रीव्ड है तो वो 60 डेज के अंदर अंदर जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास में, बट ओनली इफ ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट इज अराइजिंग फ्रॉम सच ऑर्डर। एंड वहां पर उसको 60 डेज और का कॉन्डोनेशन मिल जा रहा था इफ सफिशिएंट कॉस्ट था तो। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कुछ सेक्शंस पे एंड उसके बाद ये पोर्शन जो है वो ओवर हो जाएगा। प्लीज आप मुझे फीडबैक जरूर देना कि आपको क्या समझ में आया, कोई डाउट्स थे वो भी बताना। ठीक है, ओके तो प्रोसीजर क्या है बिफोर ट्राइब्यूनल एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो यहाँ पर प्रोसीजर क्या होता है कि ये लोग जो है ना यहाँ पर ये सीसीपी मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के जो प्रोसीजर्स हैं यहाँ ये नहीं लगते हैं। यहाँ पर जो प्रोसीजर्स लगते हैं वो लगते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के। सो हेयर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स डू नॉट अप्लाई, हेयर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई। एंड यहाँ पर जो है आईबीसी के जो प्रोविजंस है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इसके प्रोविजंस भी लगते हैं एंड कोई भी और रूल्स जो है जो इनके प्रोविजंस को रेगुलेट करते हैं वो भी लगते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि यहाँ क्या क्या रूल्स वगैरह एप्लीकेबल होते हैं। Then comes another question, that is what are the powers of the civil court या फिर what are the powers of tribunal या appellate tribunal। तो यहाँ पर one thing you have to notice that कि जो भी powers tribunal और appellate tribunal की होती हैं वो सेम होती हैं जो civil court के पास में होती हैं। ठीक है, तो वो जो powers होती है ना वो सेम होती हैं जो civil court के पास में भी होती हैं।
powers of tribunal and appellate tribunal are same as vested in the civil code. अब इसको याद करने के लिए सारे पॉइंट्स आई वुड रिकमेंड यू टू लर्न, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में पूछ लेगी ये पावर्स हैं ये पावर्स नहीं है। तो इसके लिए एक निमोनिक आप नोट कर लो, पार से रो, और पार से रो में क्यूब बना लो आर के ऊपर। एंड इसका क्रेडिट जाता है सी शुभम सिंगल सर को, उन्होंने ये सिखाया था। ओके, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पी की। तो पी का मतलब हुआ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर जो ट्राइब्यूनल या अपीलेट ट्राइब्यूनल है ना, वो रिक्वायर कर सकता है कि आप जो हो हमें ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करके दो, और जो जो डॉक्यूमेंट्स ट्राइब्यूनल और अपीलेट ट्राइब्यूनल मांगेगा वो पार्टीज को प्रोड्यूस करके देना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस वाज द पॉइंट अबाउट प्रोडक्शन। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है ए का मतलब हुआ अटेंडेंस। अटेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, summoning and enforcing the attendance of any person and examining him or not। इसका मतलब एनसीएलटी या एनसीएलटी जिसको भी चाहे उसको बुला सकता है और उन लोगों से पूछताछ कर सकता है। और एग्जामिनिंग हिम और नॉट का मतलब ये हुआ कि वो होता है ना, ओथ लेते हैं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सो वही वाली पावर जो है वो ट्राइब्यूनल और अपीलेट ट्राइब्यूनल को भी उन्होंने दे रखी है। उसके बाद में आता है हमारा आर। आर को ओके दो बार है तो यहाँ स्क्वायर बना लो क्यूब की जगह। ओके, तो पहला आर क्या है, पहला आर आपका है, पहला आर है आपका ये subject to the provisions of section number 123 and 124 of the Indian Evidence Act। यहाँ से आप ये मार्क कर लो, रिक्वेजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट और कॉपी ऑफ सच रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनी ऑफिस। मतलब आप जो हो, जो एनसीएलटी और एनसीएलटी है ना, वो आपको कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट भी मंगवा सकती है किसी भी ऑफिस से, और वो आपको वहां लाकर देना होगा। उसके बाद में सी से है कमीशन। तो सी का मतलब हुआ कमीशन। तो जो ट्राइब्यूनल है या अपीलेट ट्राइब्यूनल है वो इशू कर सकता है कमीशंस, जिससे कि वो विटनेस को एग्जामिन करे, डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करे। उसके बाद में है ई का मतलब है वो एविडेंस ले सकता है एफिडेविट्स पे। और उसके बाद में आर स्क्वायर का मतलब है वो रिप्रेजेंटेशन को डिसमिस कर सकता है, या फिर वो सेट असाइड कर सकता है कोई भी ऑर्डर, मतलब उस ऑर्डर को एक तरह से रोक सकता है। ठीक है, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल और ऑफ एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट, कोई अगर वहां डिफॉल्ट है तो उसको एक तरह से वो सेट असाइड रख सकता है थोड़े टाइम के लिए। और ओ का मतलब हुआ अदर पार्टी प्रिस्क्राइब। इन सारे पॉइंट्स को आप रट लो, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में। ठीक है, तो ये थी अबाउट द पावर्स, सिविल कोड की जैसी सेम होती है। उसके बाद में आता है नेचर ऑफ डिग्री एंड इट्स एग्जीक्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑर्डर जो है एनसीएलटी का या एनसीएलटी का, वो क्या लिया जाएगा, वो इस तरह से लिया जाएगा जैसे कि वो जो है वो एक कोर्ट में डिसीजन लिया गया है, वही उसको वहां पर मान्यता दी जाएगी। एंड वो जो है वो लॉफुल भी होगा। ठीक है, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स ऑर्डर्स। उसके बाद में जो है ये भी पॉइंटर्स आप मार्क कर लो, दैट इट विल बी लॉफुल टू द ट्राइब्यूनल और द अपीलेट ट्राइब्यूनल टू सेंड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स ऑर्डर टू द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स। तो मतलब कि यहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए भी आप जो भेज सकते हो, बिकॉज उसको उसी टाइप की वैलिडिटी दी जाएगी एज इफ इट वाज टेकन बाय द कोर्ट। ठीक है, सो इफ इट इज द केस दैट इज अगेंस्ट अ कंपनी, तो उस केस में आपको जो है जो भी एग्जीक्यूशन है ऑर्डर्स, अगर कंपनी की बात हो रही है तो आपको उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजना होगा। एंड अगर वो किसी पर्सन के अगेंस्ट की बात हो रही है तो जो भी पर्सन कंसर्न है वो जहाँ पर भी रिसाइड करता है या जहाँ भी अपना बिजनेस कैरी करता है या जहाँ भी पर्सनली वर्क करता है, वहां पर वो जो है उसके ऑर्डर्स को भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स पे क्या है, नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स में ये है कि जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी एनसीएलटी के या एनसीएलटी की, उनका सेम मीनिंग होगा जो सेक्शन नंबर 193 और 228 में है। And for the purpose of section number 196 of the IPC, and the tribunal and appellate tribunal shall be deemed to be civil court for the purpose। तो मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी प्रोसीडिंग्स का नेचर होगा वो सिविल कोर्ट जैसा होगा। एंड पावर टू पनिशमेंट जो टू कंटेम्प्ट है वो कैसी है, वो सेम है हाई कोर्ट की तरह। यहाँ आप लिख लो सिंपली सेम एज हाई कोर्ट, अंदर का पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सेम एज हाई कोर्ट यहाँ लिख लो। ठीक है, नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स किसकी तरह हुई, सिविल कोड की तरह हुई। पावर्स किसकी तरह हुई, सिविल कोड की तरह हुई। इसमें पॉइंटर्स आपको याद करने हैं।
और यहाँ पर इसको कोर्ट वाली मान्यता दी जाएगी। और उसके बाद में जो पावर्स टू पनिश है फॉर द कंटेम्प्ट, मतलब अगर आपने उसको नहीं सुना तो जो भी पावर्स कंटेम्पशन की हाई कोर्ट देता है वही पावर्स, अगर आपने ट्राइब्यूनल या अपीलेट ट्राइब्यूनल की बातों को नहीं सुना तो वो डिग्री ऑफ जो है वो हाई कोर्ट की तरह आपको वहां पर पावर दी जाएगी। मतलब इन लोगों को पावर दी जाएगी कि जैसे हाई कोर्ट पनिश करता है ना कंडेम के लिए, ऐसे ये लोग भी पनिश कर सकते हैं। उसके बाद में सेक्शन नंबर 426 बात करता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स की। तो जो एनसीएलटी और एनसीएलटी है वो लोग जनरली स्पेसिफिक ऑर्डर देके डायरेक्ट कर सकते हैं कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि ये वाला जो ऑफिसर है, ये वाला जो एम्प्लॉय है, ये जो भी पर्सन ऑथराइज है, ये हमारे बिहाफ पे आपसे इंक्वायरी कर सकता है या फिर आपसे प्रूफ मांग सकता है और आपको जो है यहाँ पर देना होगा। ठीक है, तो ये लोग जो है इनके पास में पावर होती है कि ये डेलीगेट कर सकते हैं। एनसीएलटी जो है ये पावर्स डेलीगेट कर सकते हैं कुछ लोगों को ऑन द जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर। ठीक है, फिर उसके बाद में बात हो रही है अबाउट गुड फेथ। तो यहाँ पर ये है कि कोई भी आप जो सूट है, प्रोसिक्यूशन है या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग आप एनसीएलटी या एनसीएलटी के अगेंस्ट में नहीं ले सकते हो। सो नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द ट्राइब्यूनल, द प्रेसिडेंट, द मेंबर, द ऑफिसर या अदर एम्प्लॉय ऑफ या फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल चेयरपर्सन या इनके मेंबर्स, इन लोग के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते हो अगर यहाँ पर जो काम हुआ है वो किस लिए हुआ है, गुड फेथ में हुआ है। कोई भी लॉस या डैमेज हुआ है वो गुड फेथ में अगर हुआ है तो एनसीएलटी या उनके मेंबर्स के अगेंस्ट में कोई भी लीगल प्रोसीडिंग, सूट या प्रोसिक्यूशन आप नहीं कर सकते हो। देन उसके बाद में अनदर सेक्शन आता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये सेक्शन क्या बात करता है, पावर टू सीक असिस्टेंस ऑफ सीएमएम यानी कि चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर ना क्या होता है कि जैसे ट्राइब्यूनल या अपीलेट ट्राइब्यूनल को हो सकता है कि चीफ मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट की हेल्प की जरूरत हो, तो यहाँ पर ये चीज भी इनको दी जाती है। सो ट्राइब्यूनल जो है वो किसी भी प्रोसीडिंग्स में अगर वाइंडिंग अप से रिलेटेड है वो कंपनी की या फिर वो आईबीसी से रिलेटेड है तो वो क्या कर सकता है ना, वो असिस्टेंस ले सकता है सीएमएम की। तो वो क्या कर सकता है, एक तरह से बुक्स वगैरह का, प्रॉपर्टी वगैरह का, डॉक्यूमेंट्स का कंट्रोल ले सकता है और इसके लिए उनको जरूरत पड़ेगी ट्राइब्यूनल को सीएमएम या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। इन लोगों की इनको जरूरत पड़ सकती है क्योंकि इनको क्या करना है, जो कंपनी की प्रॉपर्टी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन सबका ज्यूरिसडिक्शन लेना है। तो इस चीज के लिए जो सीएमएम है या जो चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये ट्राइब्यूनल की हेल्प करता है, ये ट्राइब्यूनल को वहाँ असिस्ट करता है कि अगर वहाँ पर वाइंडिंग अप वगैरह से रिलेटेड कुछ भी चल रहा है तो वो उसका क्या कर सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं। वो उसकी प्रॉपर्टी की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की पोजीशन ले सकते हैं या फिर वो जो है किसी और पर्सन के पास में उसको रखवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नो एक्ट टू बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। कोई भी सीएमएम का एक्ट या इन लोगों का एक्ट जो है इस पे आप क्वेश्चन नहीं ले सकता कोई भी कोर्ट, क्योंकि ये जो है ट्राइब्यूनल की हेल्प कर रहे हैं। अब ऐसे इन्हें करने की जरूरत क्यों पड़ सकती है, हो सकता है ना उन्हें लग रहा हो कि डिसीजन मेकिंग में कुछ प्रॉब्लम आएगी, उस वजह से वो लोग क्या करेंगे, उनकी बुक्स वगैरह जब्त करके रख लेंगे टेम्पोरेरी पीरियड के लिए, इस वजह से इनको जरूरत पड़ सकती है। अब ये जो पूरा पैराग्राफ है इसको आप मार्क कर लो, उसकी एक बार रीडिंग ले लेना। सिविल कोर्ट नॉट टू हैव एनी जुरिस्डिक्शन, इसका मतलब सिविल कोर्ट के पास में कोई भी राइट नहीं है कि वो कोई भी जुरिस्डिक्शन ले कोई भी सूट या प्रोसीडिंग में जो भी ट्राइब्यूनल या अपीलेट ट्राइब्यूनल ने करी है। ठीक है, उसके बाद में वैकेंसी की बात हो रही है। तो अगर जैसे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्टिव वाले पेपर में तो बहुत आती है। अब जैसे क्या होता है ना, एनसीएलटी और एनसीएलटी की भी कुछ कॉम्पोजिशन होती है कि हाँ इतने मेंबर्स होने चाहिए, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये चेयरपर्सन होना चाहिए। अब हो सकता है ना कि कोई टाइम ऐसा हो कि इन लोगों के जो है उतने मेंबर्स ना हो, कोई मेंबर छोड़ के चला गया हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो। तो अगर यहाँ पर कोई भी वैकेंसी हो जाती है उस केस में ट्राइब्यूनल में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उस वजह से जो भी यहाँ पर डिसीजन मेकिंग आई है ट्राइब्यूनल या अपीलेट ट्राइब्यूनल की तरफ से, उससे कोई भी एक्ट जो है प्रोसीडिंग के वो इनवैलिडेट नहीं होंगे, मतलब वो वैलिडेट रहेंगे। भले ही जो वैकेंसी है ट्राइब्यूनल में वो हो सकता है जितने मेंबर्स की जरूरत ट्राइब्यूनल में थी उतने मेंबर्स की वहां अभी प्लेस ना हो, बट स्टिल यहाँ पर कुछ भी इनवैलिडेशन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या है, ये सेक्शन बात करता है कि कोई भी पार्टी जो है प्रोसीडिंग की, वो अगर अपील करती है ट्राइब्यूनल या अपील ट्राइब्यूनल के पास में, तो वो या तो खुद से या फिर वो किसी सीए के थ्रू, सीएस के थ्रू या कॉस्ट अकाउंटेंट के थ्रू या किसी लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू या किसी और पर्सन के थ्रू भी क्या कर सकती है, कोर्ट के आगे अपीयर हो सकती है। इसका मतलब जैसे मिस्टर ए है तो जरूरी नहीं कि मिस्टर ए खुद ही आकर खड़े हो, वो अपने बिहाफ पर इन लोगों को भी भेज सकते हैं। देन कम्स अनदर सेक्शन जो कि लिमिटेशन की बात करता है। तो ये जो लिमिटेशन एक्ट 1963 इसके प्रोविजन से अप्लाई होते हैं। और ये जो सेक्शन नंबर 434 है, ट्रांजिशन प्रोविजन है, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है।
सो दिस वाज ऑल अबाउट एनसीएलटी। ये कुछ सेक्शन जो थे बात के, ये उसी चीज को सपोर्ट कर रहे थे कि ट्राइब्यूनल में कौन होना चाहिए, कैसे हम लोग क्या करेंगे। तो ये है पूरा उसी के बारे में। कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो मुझे बता देना, कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सो दैट मैं उसको आगे के वीडियोस में कवर कर लूँ। एंड मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई डेफिनेटली करूंगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो शेयर भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and yeah, do subscribe to my channel for more such videos.